हेलो स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक जो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट कि बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन जो बना है उसका जो सबसे बेसिक पार्ट होता है, जब सबसे जो स्टार्टिंग पार्ट होता है वो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है, उसके बाद नॉर्मल बेसिक टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी यूज़ होती हैं, और स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किस लेवल से बना हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगी, और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, और भी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर आगे की जितने भी और भी वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहेंगी। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि क्या क्या ये जो फर्स्ट यूनिट है इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको आपको कैसे लिखना है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको फर्स्ट देखना है सेल। व्हाट इज सेल? तो सेल क्या होता है स्टूडेंट? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या होता है? ह्यूमन बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है, मतलब सबसे छोटा पार्ट होता है। ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो उसका सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? उसका सबसे छोटा पार्ट होता है सेल। सेल से ही मिलकर ह्यूमन बॉडी क्या होती है? बनी होती है। तो हो गया ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, मतलब ह्यूमन बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है? सेल। तो सेल क्या है? एकदम बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एंड ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं? 10 और 1000 ट्रिलियन सेल क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछता है आपको स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, देन आप लिखेंगे फंक्शंस ऑफ सेल। अब हम देखते हैं सेल का फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली सेल का फंक्शन बहुत होता है। फर्स्ट होता है स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। तो सेल बॉडी को क्या प्रोवाइड कराता है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। कैसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है? सेल आपस में कंबाइंड होते हैं एंड देन क्या बनाते हैं? टिश्यू। देन टिश्यू कंबाइंड होके ऑर्गन लेवल से पूरे ह्यूमन बॉडी बनता है। तो जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ है। इसलिए इसका बेसिक स्टार्टिंग फंक्शन क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड देन सपोर्ट। कैसे सपोर्ट करता है? ये पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया है एंड स्केलेटन, मसल्स, ये सब किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। और ये सब क्या करते हैं? बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। नेक्स्ट फंक्शन होता है ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होता है स्टूडेंट की? तो ग्रोथ कैसे होता है? तो जब एक छोटा बेबी होता है वो धीरे धीरे क्या होता है? उसका जो लेंथ होती है, उसकी जो साइज होती है, उसकी जो हाइट होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती है? सेल का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। सेल के मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तो ह्यूमन की जो हाइट होती है वो भी ग्रोथ होती है, मीन्स बढ़ती है। तो सेकेंड फंक्शन हो गया ग्रोथ। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। अब सेल के ही थ्रू क्या होता है? बॉडी में जितने भी न्यूट्रिशन, विटामिन, जिसका भी ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है? सेल के कारण ही होता है। मीन्स वो हम जो फूड जो हम इंटेक करते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है एंड देन स्टमक से कहाँ जाता है? हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो वो ब्लड स्टमक में गया, स्टमक से ब्लड स्ट्रीम में गया, किसके थ्रू गया? स्टमक किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई है। ब्लड स्ट्रीम किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। तो वो सेल क्या करता है? ये न्यूट्रिशन, विटामिन्स, गैसेस, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट फंक्शन उसका होगा एनर्जी प्रोडक्शन। जो सेल होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किसके थ्रू? सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, और वही एनर्जी जो होती है वो पूरे बॉडी के थ्रू यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। सेल में क्या होता है स्टूडेंट? मेटाबॉलिज्म मीन्स सेल क्या करता है? जो हम कॉम्प्लेक्स फूड इंटेक करते हैं उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है एंड वो सिंपल फॉर्म में जब ब्रेक डाउन होता है तो वही सिंपल फॉर्म बॉडी के थ्रू यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होता है रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन का जो काम होता है, रिप्रोडक्शन मीन्स
सेम अपने जैसा डॉटर सेल बनाना, वो रिप्रोडक्शन का भी काम किसके थ्रू होता है, सेल के थ्रू होता है। तो ये सब हो गए फंक्शंस ऑफ सेल। इफ़ अगर एग्जाम में पूछते हैं स्टूडेंट्स तो पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, देन ये फंक्शन लिखेंगे एंड ये फंक्शन को आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है सेल का बेसिक डेफिनेशन एंड फंक्शन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब हम देखते हैं सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है स्टूडेंट, तो बेसिकली जो सेल होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड होता है न्यूक्लियस एंड थर्ड होता है साइटोप्लाज्म। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो तो बेसिक हो गए। अब ये जो होता है साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही 100 और मोर देन 100 क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं, जो जिसका काम क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, स्ट्रक्चर ऑफ सेल की तरफ। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, हम फर्स्ट किससे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन से। सो ये क्या है, ये आपकी है सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, हर सेल, हर जो बॉडी के अंदर जो भी सेल प्रेजेंट होता है वो सेल किसके थ्रू क्लोज होता है, सेल मेम्ब्रेन। मींस बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, वो सारी सेल एक दूसरे से कैसे अलग है, बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ही क्या करता है, सेल के अंदर के सब्सटेंस को सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से क्या करता है, अलग करता है। ये होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये किसका बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है लिपिड बाइलेयर। मींस लिपिड की 2 लेयर आपस में कंबाइंड होती है एंड देन वो क्या बनाती है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो और जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या करता है, अभी मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल के अंदर जो मटेरियल होता है उसको सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करके रखता है। जितने भी मटेरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन मटेरियल्स के लिए ये सेल मेम्ब्रेन एज अ बाउंड्री काम करता है। मीन्स सेल के अंदर जितने भी मटेरियल्स प्रेजेंट है वो सेल के बाहर मूव आउट नहीं कर सकती हैं। देन सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो डबल लेयर होता है, अभी मैंने आपको बताया, जो किसका बना हुआ होता है, लिपिड बाइलेयर। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है सेल को। कैसे, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफाइंड होता है, इसलिए ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्या कराता है, प्रोवाइड कराता है। और ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सेल को किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी विटामिन्स का, मिनरल का, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करने में ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। तो जो न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट्स ये किसका बना हुआ होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है और इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या करता है, ये जो न्यूक्लियस होता है ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये सेल का सेंटर पार्ट होता है जो पूरे एक सेल को क्या करता है, मैनेज करता है और मेंटेन करता है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रोमैटिन। और ये जो क्रोमैटिन है ये अपने अंदर डीएनए कंटेन करता है, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये जो डीएनए होता है यही क्या होता है, सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है। इफ़ अगर ये सेल का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है एक सेल से, मीन्स अगर सेल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन किसके कारण होता है, यही जो डीएनए प्रेजेंट है इस क्रोमैटिन के अंदर वही क्या होते हैं, 1 से 2 होते हैं एंड देन वो सेल को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस होता है ये इस न्यूक्लियस के अंदर, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, और राइबो न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होता है जिसका बेसिक काम क्या होता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन करना। ये न्यूक्लियस ही है, ये न्यूक्लियस ही डिटरमाइन करता है कि सेल को कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करना है और सेल का स्ट्रक्चर क्या
होगा। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है न्यूक्लियस। इफ अगर आपके एग्जाम में पूछता है सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, उसका डेफिनेशन लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करेंगे वो क्या होता है, एंड उसका फंक्शन लिखेंगे। उसका फंक्शन मैंने आपको क्या बताया, ये क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ये हो गया उसका फंक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियस का लिखेंगे। तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एक जो होता है स्ट्रक्चर होता है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है। सेंटर में प्रेजेंट होने के बाद ये किसका बना हुआ होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्स क्या करते हैं, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहता है उसको न्यूक्लियस से सेल के बाहर लाने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, एंड देन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है, जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और ये जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। ये हो गया उसका एक्सप्लेनेशन। अब आप इसका क्या बताएंगे, इसका बताएंगे फंक्शन। तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, राइबोसोम के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जेनेटिक मटेरियल अपने अंदर कैरी करता है, जिससे क्या होता है, सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये सेल को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करता है, एज वेल एज ये सेल को बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। तो ये सब आप किस में लिखेंगे, उसके फंक्शन में लिखेंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म क्या होता है, सो स्टूडेंट साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये एज अ मीडियम प्रोवाइड कराता है केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन में जो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज जो इसके अंदर प्रेजेंट है, वो ये जो साइटोप्लाज्म है उसी के अंदर क्या करेंगे, अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। मीन्स ये जो साइटोप्लाज्म है ये उनको क्या कर रहा है, उनको मतलब एक मॉइस्चर प्रोवाइड करा रहा है, एक जगह प्रोवाइड करा रहा है जहाँ पे सेल के जो ऑर्गेनेलीज है वो क्या करेंगे, अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि सेल एक्सपेंशन, ग्रोथ, रेप्लिकेशन, मीन्स कैसे सेल को एक सेल से दूसरे से, मतलब एक से दो सेल बनेगा, ये काम ये फंक्शन कराता है। उसके बाद उसमें क्या क्या मटेरियल है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे वर्क करना है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो सब के लिए जो मीडियम प्रोवाइड कराता है वो क्या प्रोवाइड कराता है, साइटोप्लाज्म। अब हम देखते हैं जो साइटोप्लाज्म होता है वो अपने अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज, कौन कौन से छोटे छोटे जो ऑर्गेनेलीज है वो कैरी करता है। तो साइटोप्लाज्म में कौन कौन से ऑर्गेनेलीज है वो जो कैरी करता है अपने अंदर, तो फर्स्ट वो कैरी करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद वो कैरी करता है रफ एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद वो कैरी करता है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस के बाद वो कैरी करता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बाद वो कंटेन करता है राइबोसोम। तो एक एक करके हम अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले आप लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है एंड देन उसका फंक्शन। अगर एग्जाम में भी पूछता है स्टूडेंट्स, तो एग्जाम में अगर आप इसको एक्सप्लेन करके इसके फंक्शन लिखेंगे तो वो आपके एग्जाम में मतलब पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा आपके पेपर में। सो व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है। मीन्स ये स्फेरिकल शेप का होता है, उसके अंदर डबल मेम्ब्रेन, ये जो आपको स्फेरिकल दिख रही है डबल मेम्ब्रेन, मीन्स डबल मेम्ब्रेन हेलिकल लाइक का, हेलिकल लाइक शेप होता है। और ये क्या, और इसका बेसिक काम क्या होता है, ये क्या करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। मीन्स ये एटीपी अपने अंदर कैरी करता है, जो हम फूड लेते हैं वो उसका क्या करता है, वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तो ये हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक स्फेरिकल लाइक शेप होता है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। एंड देन आप आते हैं उसके फंक्शन पे। तो इसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन, अब उसका फंक्शन क्या होता है कि वो रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। रेस्पायरेशन में हेल्प करता है मीन्स जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है, रेस्पायरेशन में हेल्प करता है।
ठीक है। कैसे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जो हम फूड ले रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट है, जो गैसेस है, वो जैसे ही सेल के अंदर जाती हैं तो वो सेल के अंदर जाने के बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आती हैं, एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आने के बाद उसका क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन होता है मीन्स ऑक्सीजन के यूज से उसका क्या होता है, उसका यूज होता है। तो जैसे उसका फॉस्फोराइलेशन होता है, कैसे फॉस्फोराइलेशन हुआ, हम जो फूड लिए उस फूड से जो भी न्यूट्रिएंट है, विटामिन्स है, वो किसके अंदर आया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एज वेल एज ऑक्सीजन भी किसके अंदर आया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आया। तो दोनों इसके अंदर आएगा तो ये जो डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या होगा, उसका फॉस्फोराइलेशन होगा ऑक्सीजन की हेल्प से। जब फॉस्फोराइलेशन होगा उसके बाद उसमें क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिससे सेल को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इसके फंक्शन में आप क्या लिखेंगे कि ये क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। ये बेसिकली क्या होते हैं, इसके फंक्शंस होते हैं। देन अब नेक्स्ट हम आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कि ये कैसे दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको रफ क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो राइबोसोम होते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका बेसिक काम क्या होता है, उसका काम होता है प्रोटीन को अपने अंदर स्टोर करके रखना, एंड देन जब ज़रूरत होगी तो उसको अपने से सिक्रेट आउट करना। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है कि उसका काम होता है लिपिड का सिंथेसिस करना। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप लिख रहे हैं तो आप बेसिक सबसे पहले बताएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर राउंड लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे राउंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आप क्या बताएंगे, स्मूथ एंड रफ बता दिया। अब रफ क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको क्या बोला जाता है, राइबोसोम। एंड स्मूथ के ऊपर कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे आप क्या बता दिए, इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। अब उसका फंक्शन बताएंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करता है, अपने अंदर प्रोटीन को कैरी करता है, स्टोर करके रखता है। एंड देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है कि ये लिपिड का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस एक क्या होता है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो ये जो गोल्जी अपैरेटस एक सेक लाइक स्ट्रक्चर मीन्स खाली बोरी, मीन्स खाली बलून जो होता है ना, एकदम खाली होता है, वो गोल्जी अपैरेटस होता है। और सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि जैसे कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अमाउंट से ज़्यादा प्रोटीन को रिलीज कर दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़रूरत से ज़्यादा लिपिड का सिंथेसिस करके रिलीज कर दिया और सेल को उतनी भी ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में क्या करता है, गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, सिर्फ स्टोर करने का काम करता है। तो जो एक्स्ट्रा रिलीज हो गया उसको क्या करता है, गोल्जी अपैरेटस अपने अंदर स्टोर करके रखता है। एंड देन जब नेक्स्ट आगे वर्क होता है तो वो उसको क्या करता है, यूज़ करता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं राइबोसोम। तो स्टूडेंट राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम जो होता है वो बेसिक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस में जो आरएनए प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू क्या किया जाता है, उसके थ्रू वो उसका प्रोडक्शन होता है। उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि वो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। इफ़ अगर सेल के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई तो उस केस में राइबोसोम क्या करता है, ये मैसेज को सेल के डीएनए तक पहुंचाता है, न्यूक्लियस तक पहुंचाता है। एंड देन न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस मैसेंजर आरएनए रिलीज करता है। ये मैसेज किसके पास गया, न्यूक्लियस के पास गया। देन न्यूक्लियस क्या करेगा, एमआरएनए मतलब क्या होता है, मैसेंजर आरएनए रिलीज करेगा। इस मैसेंजर आरएनए में क्या मैसेज फीड होगा कि सेल के अंदर प्रोटीन की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। तो ये मैसेज किसके पास जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा। एंड देन राइबोसोम क्या करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
के साथ हेल्प से प्रोटीन का क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्या हमारा, स्ट्रक्चरल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल का डेफिनेशन, उसका फंक्शन एज वेल एज उसका स्ट्रक्चर, उसके सारे ऑर्गेनलीज का सबसे पहले आप उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, शेप लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे एंड देन क्या करेंगे, उसका फंक्शन लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अभी हम देख लिए सेल क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम क्या देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू किसी भी मॉलिक्यूल का, सब्सटेंस का ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन क्या होता है स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा बैरियर होता है जो क्या करता है, रेगुलेट करता है। किस चीज़ को रेगुलेट करता है, सेल के अंदर किसी भी सब्सटेंस की अगर एंट्री हो रही है या एग्जिट हो रहा है तो वो कैसे होगा, किस प्रोसेस के थ्रू होगा, वो कौन मेंटेन करता है, वो सेल मेम्ब्रेन मेंटेन करता है। तो बेसिकली जो एंट्री और एग्जिट हो रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सब्सटेंस का सेल मेम्ब्रेन के अंदर और सेल मेम्ब्रेन के बाहर, वो बेसिकली किस टाइप का होता है, ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रही है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे ऑस्मोसिस एंड देन डिफ्यूजन मीन्स ईजिली वो डिफ्यूज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर किसी भी सब्सटेंस का। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं, 4 प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, सेल के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल का, सब्सटेंस का क्या होता है, एंट्री और एग्जिट होती है। तो बेसिकली 4 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये सब जो डिफ्यूजन के प्रोसेस होते हैं या जो ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस होते हैं ये सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो कैसे होता है। तो बेसिकली अब हम देखते हैं ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक ही सेल में अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से क्या करेगा, सेल के अंदर डिफ्यूज होगा या सेल के अंदर एंट्री करेगा। तो ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। इस डायग्राम के थ्रू हम क्या समझेंगे, डिफरेंट टाइप का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सेल के अंदर वो कैसे हो रहा है। तो बेसिकली हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं ये क्या है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है लिपिड बाई लेयर का। मीन्स ये लिपिड की 2 लेयर मिली है एंड क्या बनाएंगे, सेल मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट हम देखते हैं मूवमेंट। फर्स्ट अब हम क्या देखेंगे कि मूवमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं अब हम देखते हैं सिंपल डिफ्यूजन कैसे होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज़ बहुत छोटा है, एकदम स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि गैसेस हो गए, जितने भी टाइप के गैसेस हो गए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये क्या होते हैं, एकदम स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये ईजिली क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्या होते हैं, लिपिड सॉल्यूबल होते हैं, ये लिपिड के बने हुए होते हैं, वो क्या होते हैं, वो भी ईजिली ये सेल मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, डिफ्यूज़ करके अंदर आ जाते हैं, मीन्स सेल के अंदर एंट्री कर लेते हैं। क्यों सिर्फ ऐसे ही मॉलिक्यूल जो लिपिड के बने हुए होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को ईजिली डिफ्यूज़ करके सेल के अंदर एंट्री कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी किसका बना हुआ है, लिपिड का बना हुआ है। तो वो अपने अंदर एंट्री किस टाइप के सब्सटेंस को करने देगा ईजिली, वो मॉलिक्यूल, वो सब्सटेंस जो किसके बने हुए होते हैं, जो लिपिड के बने हुए होते हैं, तो उनको ईजिली वो क्या करेगा, अपने आप को क्रॉस करके अंदर आने देगा। तो उस टाइप के मॉलिक्यूल्स जो स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे और जो गैसियस सब्सटेंस के होंगे और जो लिपिड सॉल्यूबल होंगे, उस टाइप के जो भी सब्सटेंस होंगे वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या करेंगे, सेल के अंदर एंट्री कर लेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं पैसिव डिफ्यूजन और जिसको बोला जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या करते हैं, इसमें भी जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सेल के अंदर एंट्री तो करते हैं बट
तो वो डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। उसके लिए सेल में एक कैरियर चैनल प्रेजेंट होता है, और ये कैरियर चैनल जो होता है वो सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। और ये जो कैरियर चैनल होता है ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। ये जो कैरियर चैनल होता है ये उन मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर एंट्री करने में हेल्प करता है जो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, साइज में बड़े होंगे, एंड जो मॉलिक्यूल वाटर सॉल्युबल और वाटर के बने हुए होंगे। तो उस टाइप के जो भी सब्सटेंस होते हैं या जो भी मॉलिक्यूल होते हैं वो डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। उनके लिए सेल में डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होते हैं, कैरियर चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो मॉलिक्यूल इस कैरियर चैनल के थ्रू क्या करते हैं, सेल के अंदर एंट्री करते हैं। इसको पैसिव डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जब मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो उसके लिए उनको एनर्जी की नीड नहीं लगेगी। एनर्जी की नीड क्यों नहीं लगेगी? क्यों? क्योंकि ये भी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, और मीन्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, एंड इसमें भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं लगेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो थर्ड है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें एक्टिव लिखा है, मीन्स इसमें क्या होगा, इससे उन मतलब एक्टिव हो रहा है मीन्स इसमें अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मीन्स सेल के अंदर अगर बाहर से कोई सब्सटेंस या मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंट्री कर रहा है तो उसके लिए उसको एनर्जी की नीड लगेगी। एनर्जी की नीड क्यों लगेगी? क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है ये ऑस्मोसिस के अपोजिट काम करता है। ये दोनों जो प्रोसेस थे ये ऑस्मोसिस पे काम कर रहे थे, इसलिए इनको एनर्जी की नीड नहीं लग रही थी। ऑस्मोसिस में एनर्जी की नीड नहीं लगती। फॉर सपोज जैसे कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक रूम में पूरे गैस फिल है, मीन्स उसमें गैस का कंसंट्रेशन एक रूम में बहुत ज़्यादा है, तो जैसे आप रूम का डोर ओपन करोगे तो वो गैस हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगी, इसमें एनर्जी की नीड नहीं लगेगी। लेकिन जहाँ पे आपको लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन में लेकर जाए तो वहाँ पे आपको एनर्जी की नीड लगेगी। तो इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल के अंदर कौन से मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ऑस्मोसिस के अपोजिट होता है। क्यों अपोजिट होता है? क्योंकि इसमें हम बाहर से अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और प्रोटीन ले रहे हैं और उसको हमको अपने सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कराना है, और सेल के अंदर पहले से उसका अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा है और बाहर थोड़ा सा कम है, तो इसीलिए इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसकी नीड लगेगी, एनर्जी की नीड लगेगी। तो इसके लिए भी ऐसे मॉलिक्यूल जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल के अंदर एंट्री करते हैं उसके लिए भी सेल में क्या प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रक्चर, एक कैरियर चैनल प्रेजेंट होता है। ये भी किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। बट इसमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसकी किसकी नीड लगेगी, एनर्जी की। इसके लिए एनर्जी की नीड लगेगी, और ये किस टाइप के मॉलिक्यूल्स को करेंगे, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये किस फॉर्म में यूज़ करेंगे, एटीपी के फॉर्म में, और ये ऑस्मोसिस के अपोजिट वर्क करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें एटीपी यूज़ होगा। कैसे एटीपी यूज़ होगा, जैसे वो मॉलिक्यूल यहाँ पे आएंगे देन एटीपी यहाँ पे वर्क करेगा एंड उस मॉलिक्यूल को ऐसे कैरी करेगा एंड देन एनर्जी लगा के सेल के अंदर क्या करेगा, उसको रिलीज कर देगा। तो ये होते हैं बेसिकली 3 टाइप के मेजर ट्रांसपोर्टेशन होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, परफॉर्म करता है। और इन्हीं 3 ट्रांसपोर्ट के थ्रू जितने भी सब्सटेंस होते हैं, मटेरियल होते हैं, वो क्या करते हैं, सेल के अंदर एंट्री करते हैं एंड देन अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन।